हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। विप्रो के बारे में बात करने का क्या रीजन है, यहाँ पर टेक्निकल्स भी रीजन है, फंडामेंटल भी है, बिजनेस वाइज भी है, तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है विप्रो के कि पूरी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर यहाँ यूक्रेन रशिया की जो वॉर चल रही है उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि यूक्रेन में आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा हैं जिस तरीके से इंडिया में है, और जैसे वर्ल्ड ओवर आईटी वर्क को आउटसोर्स किया जाता है, जैसे इंडिया में भी आईटी कंपनीज क्या है, आईटी कंपनीज बेसिकली आईटी सर्विस कंपनीज हैं, आईटी प्रोडक्ट कंपनीज नहीं हैं। आईटी प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? आईटी प्रोडक्ट्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या फिर एडोबी है या फिर गूगल का क्लाउड है, तो ये प्रोडक्ट्स हैं अपने आप में। लेकिन इंडियन आईटी कंपनीज के पास प्रोडक्ट्स नहीं है, ये सिर्फ दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यहां पर सप्लाई करते हैं। सप्लाई इन द सेंस उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनसे रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। और जैसे हमें पूरा एक अपना आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो प्रोडक्ट किसी और का होगा, लेकिन उनको इंस्टॉल करने में, इंप्लीमेंट करने में और अपने प्रोग्राम बनाने में आईटी कंपनीज यहां पर हेल्प करेंगी। सो इंडियन आईटी कंपनीज आर नॉट आईटी प्रोडक्ट कंपनीज, दीज आर आईटी सर्विस कंपनीज। इसी तरीके से यूक्रेन में बहुत सारी आईटी सर्विस कंपनीज हैं और वहां पर भी आईटी में काम करने वाला जो एक हाईली स्किल्ड स्टाफ है वो थोड़े से सही प्राइस पर मिल जाता है, लोअर प्राइसेस पर मिल जाता है, जैसे इंडिया में मिल जाता है। उसका रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है। पूरे यूरोप में जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है दैट इज ऑलमोस्ट $50,000, और यूक्रेन में दिस इज $3,000, इंडिया में दिस इज $2,000। तो यहां पर कैपिटा इनकम सस्ता होने की वजह से, लेकिन जनरल पब्लिक का एजुकेटेड होना है साथ में, यानी कि लोअर पर कैपिटा इनकम है लेकिन एजुकेटेड है साथ में, तो यहां आईटी स्टाफ सस्ते प्राइस पर मिलता है। तो यहां जब रशिया ने पूरा अपने उसमें यूक्रेन में आक्रमण कर रखा है, वॉर की हुई है, यूक्रेनियंस आर मूविंग टू अदर कंट्रीज और वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज हैं, एक कि इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जितना बिजनेस यूक्रेनियन कंपनीज को दिया गया था वो बिजनेस शायद अब उनसे लिया जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्ल्ड ओवर कंपनी किसी भी सिचुएशन में अपने बिजनेस को सफर होते हुए नहीं देख सकती। तो वो जो यूक्रेन में बिजनेस दिया हुआ था वो इंडियन कंपनीज को एक मेजर हिस्सा उनसे मिलेगा। सेकंड, जो इंडियन कंपनीज ने यूक्रेन में अपने ऑफिसेस खोले हुए थे, जो स्टाफ हायर किया हुआ होगा वो भी डिसरप्ट होगा, तो वो उतना एक चैलेंज भी रहा होगा। तो इतना बहुत ज्यादा इमीडिएटली कहना बड़ा मुश्किल है कि कितना इंडियन आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से एक मार्केट शेयर को ले पाएंगी, क्योंकि यहां पर जितना बेनिफिट होगा शायद उतना नुकसान भी हो रहा होगा। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। तो इस चीज को अगर हम देखें कि यूक्रेन में कितना बिजनेस होता है, तो यूक्रेन में अगर हम देखें 1 लाख आईटी एंड टेक्नोलॉजी वर्कर्स आर डिसरप्टेड ड्यू टू वॉर एंड यूक्रेन हैज ओवर 4,000 टेक कंपनीज। तो जैसे इंडिया में टेक कंपनीज काफी ज्यादा हैं, इसी तरीके से यूक्रेन में भी टेक कंपनीज काफी ज्यादा हैं, और ये सारा उथल पुथल हुई है। यूक्रेन इज की ग्लोबल डिलीवरी लोकेशन फॉर आईटी इंजीनियरिंग R&D सर्विसेज। तो यहां पर अगर हम देखें विप्रो का वहां ऑफिस है क्या? विप्रो हैज अ सब्सिडरी इन यूक्रेन, HCL टेक्नोलॉजी हैज प्रेजेंस इन पोलैंड, लिथुआनिया एंड बुल्गारिया। तो यहां पर आईटी कंपनीज का वहां पर हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं पर्टिकुलरली विप्रो की। तो यहां जो बिजनेस की बात है, बिजनेस में इंडियन कंपनीज को लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा बेनिफिट होगा इस वॉर की वजह से, ऑफ कोर्स, क्योंकि रशियन कंपनीज के ऊपर भी वहां सैंक्शंस लगेंगे तो वो बिजनेस भी इंडियन कंपनीज को आएगा। लेकिन सिचुएशन इंडिया में किस तरह की है, विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो के जो फाइनेंशियल्स हैं वो कैसे हैं? अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने लगे तो विप्रो में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है 20,315 करोड़, और रेवेन्यू में अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करने लगे दिस इज आल्सो हाईएस्ट एवर, एंड नेट प्रॉफिट की बात करने लगे तो ये हाईएस्ट एवर नहीं है लेकिन एक रेंज में है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक बहुत छोटी सी बात समझ में आती है, सामने नजर आती है कि जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हुई 16,000, 18,000, 19,000 एंड 20,000, लेकिन यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी को वो इंक्रीज नहीं कर पाए। प्रॉफिटेबिलिटी इज
2972, 3243, 2931, 2969. So this is same in last 4 quarters, जबकि यहाँ पर इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई है। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हुई है? जो दिसंबर क्वार्टर की सेल्स थी दैट इज 15,670 एंड आफ्टर 1 ईयर दिसंबर 2021 में जो सेल्स है दैट इज 20,315. सो इट्स ए गुड ग्रोथ इन रेवेन्यू. लेकिन यहाँ जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिटेबिलिटी इज एग्जैक्टली सेम. तो अपने मार्जिन को यहाँ पर ये सेम नहीं रख पाए. जो मार्जिन पहले 26% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 21%. तो यहाँ 5% का मार्जिन रिड्यूस हुआ है और इसका इंपैक्ट ये है कि नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी है. और नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ने का क्या रीजन है? नेट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ने का एक रीजन ये भी होता है कि जिस सेक्टर में एकदम से ग्रोथ आती है उस सेक्टर में जो स्किल्ड एम्प्लॉइज हैं वहां पर एक शॉर्टेज भी सामने नजर आती है. वो धीरे धीरे शॉर्टेज फिल होती है. इन द मीनवाइल वहां पर एट्रिशन रेट बढ़ जाता है. लोग एक जगह से दूसरी जगह नौकरी छोड़कर चले जाते हैं और वहां पर सैलरीज की जो कॉस्ट है, एम्प्लॉइज की कॉस्ट है, वो इंक्रीज हो जाती है. मेनली इसी तरह की बातें देखी गई हैं. यहां पर भी अगर आप देखोगे दिसंबर में 53% की जो एम्प्लॉइज कॉस्ट होती थी दिसंबर 2020 में इट हैज बीन इंक्रीज टू 57%. तो यहां जो मेन इंक्रीमेंट है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं वो 5% का जो गैप है उसमें से 4% का गैप तो एम्प्लॉइज कॉस्ट की वजह से है. अब नाउ बात ये आती है क्या ये जो यहां पर इंपैक्ट है ये क्या कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी आने वाले टाइम में? बड़ा मुश्किल काम है. उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जैसे यूक्रेन में यहां पर अफरा तफरी मची और इतने सारे आईटी एम्प्लॉइज अब शायद उस काम को नहीं कर रहे होंगे और पता नहीं कब कर पाएंगे. इट मे टेक 1 ईयर, इट मे टेक 2 इयर्स एज वेल. अब जब इंडियन कंपनीज को अगर वो काम मिलता है तो रेवेन्यू तो बढ़ जाएगी इमीडिएटली, लेकिन इंडिया में भी जो एम्प्लॉइज की कॉस्ट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि और ज्यादा डिमांड एकदम से जनरेट हो जाएगी. हमेशा ध्यान रखना जब कभी किसी भी कंपनी में उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कॉस्टिंग बढ़ती है, रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ती है, क्योंकि आईटी कंपनीज में रॉ मटेरियल क्या है? एम्प्लॉइज आर द रॉ मटेरियल. दिस इज अ सर्विस कंपनी जिसको एम्प्लॉइज यहां पर प्रोवाइड करते हैं. तो जब भी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ती है उस रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग में इमीडिएटली हम नहीं कर सकते कि इमीडिएटली हमने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, क्योंकि दो तरह के यहां पर रेवेन्यू दो तरह से जनरेट होती है. एक जो सर्विस प्रोवाइडर वाली होती है, एक जो प्रोडक्ट्स की होती है. प्रोडक्ट्स यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनीज. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर रॉ मटेरियल कॉस्टिंग बढ़ती है तो वो इमीडिएटली यहां से क्या कर सकते हैं? अपने शैम्पू के, अपने सोप्स के, डिटर्जेंट के या बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह हैं, उनके प्राइसेस बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनके कंट्रोल में है. उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक हम आपको ये इसी प्राइस पर सेल करते रहेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन आईटी कंपनीज में ऐसा ही होता है. जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लंबे टाइम के होते हैं, 2 इयर्स 3 इयर्स. हालांकि उसमें भी इन्फ्लेशन क्लोज होता है लेकिन वो प्री डिफाइंड होता है. ऐसा नहीं होता है कि अभी से आपकी कंपनी में, आपकी कंट्री में अगर आपकी एम्प्लॉइज की सैलरी इस जरूरत से ज्यादा बढ़ानी पड़ी क्योंकि सिनेरियो ऐसा हो गया तो आप अपने सर्विसेज की कॉस्टिंग को उतना ज्यादा बढ़ा पाएंगे, ऐसा नहीं होता है. तो यहां पर ये एक प्रेशर आईटी कंपनीज के ऊपर लगातार बना रह सकता है. तो जितना बेनिफिट आएगा शायद नेट प्रॉफिटेबिलिटी में उतना बेनिफिट नहीं दिखेगा. तो यहां एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब ये बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितनी यहां पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है. तो अगर हम यहां विप्रो के नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे, 2015 में कितना नेट प्रॉफिट था? 8,661. अभी नेट प्रॉफिट कितना है? 12,115. तो 8,661 एंड 12,115, तो ये बहुत ज्यादा कोई ग्रोथ है नहीं. 12,115 डिवाइडेड बाय 8,661, तो ये जो ग्रोथ है 40% की ग्रोथ है, 39.8% की ग्रोथ है. कितने साल में? 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स में जस्ट 39% का नेट प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रो होना इज नॉट ए गुड नंबर एट ऑल. तो ये इतना ज्यादा कुछ नंबर है ही नहीं. अब मैंने ये वाला नंबर क्यों लिया? क्योंकि यहां से यहां तक बहुत ज्यादा कुछ ग्रोथ नजर नहीं आई. अब बात करते हैं एक बार इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की कि किस टाइम पर हमने इसको कंपेयर किया. 2015 में हमने इसको कंपेयर किया. 2015 में इस कंपनी का शेयर प्राइस क्या था? 2015 हमारा यहां पर था 205 वाज द शेयर प्राइस. तो 2005 वाज द शेयर प्राइस और यहां तक जो अभी का प्राइस है, हम गिरावट के बाद की बात कर रहे हैं, दिस इज 168% मोर. लेकिन 168% ज्यादा तो हुआ
लेकिन यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ी, ओनली 39%। तो ये जितना बढ़ना चाहिए था एक्चुअल में उससे ज्यादा बढ़ा है। इसको ऐसे ही देखा जाता है। इसके बाद ये इतना लंबा कंसोलिडेशन क्यों था? कंसोलिडेशन इतना लंबा इसीलिए था क्योंकि यहां पर इनकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी ही नहीं थी। और यहां पर एक सीन नजर आता है करंट प्राइस से लेकर इतना ये जंप लेने के बाद में शायद नेट प्रॉफिटेबिलिटी उतनी स्पीड से ना बढ़े जितनी स्पीड से एक्सपेक्ट की जा रही थी। और एक और पॉइंट, जब टेक्निकली जब हम बात कर रहे हैं, यहां पर मैं सारी ड्राइंग एक बार हटा देता हूं, तो यहां जब एक बार डबल टॉप बना और डबल टॉप बनने के बाद में यहां पर गैप के साथ ये चीजें नीचे आई और नीचे आने के बाद में डबल टॉप का जो मिड पॉइंट था, जो इसका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको यहां पर ब्रेक इवन पॉइंट ही कहते हैं बेसिकली, तो यहां उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन हुआ जो इसका नेक लाइन थी। ओके, तो यहां उसके बाद जब नीचे आया तो ये एक इंडिकेशन है डबल टॉप ने यहां पर काम किया। इससे पहले इस तरह के डबल टॉप कहीं भी नहीं बने इस पूरी रैली में, और डबल टॉप बने तो उसके नीचे वो चीज नहीं आई। यहां पर अगर आप देखोगे इसको हम डबल टॉप कह सकते हैं, लेकिन नीचे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। ये पहली बार है जब डाउ थियरी ने नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन किया है। डाउ थियरी किस तरह से काम करती है कि यहां पर ये लो बना, ध्यान से समझना इस चीज को, यहां लो बना और इसके बाद हाई क्या बना, ये बना। तो हाई बनने के बाद में लो और हाई के बीच का जो मिड पॉइंट है वो ये मिड पॉइंट है। जब तक ये नीचे ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक इसका अपसाइड वाला जो मोमेंटम है वो खत्म नहीं होता। अब क्योंकि नीचे नहीं गया और जैसे ही लास्ट वाला हाई ऊपर गया, ध्यान से सुनना, जैसे लास्ट वाला हाई ऊपर गया इस मिड पॉइंट की इंपॉर्टेंस यहां पर खत्म हो गई और इसकी भी इंपॉर्टेंस यहां पर खत्म हो गई। उसके बाद इसने क्या हाई बनाया, इसने हाई ये वाला बनाया। ये हाई बनाने के बाद में जो मिड पॉइंट बना वो कौन सा मिड पॉइंट है, वो ये मिड पॉइंट है। मैं अगर इसको मार्क कर लूं, सबसे पहले मिड पॉइंट ये था, ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में नया हाई बनाने के बाद में मिड पॉइंट ये था, ये भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। उसके बाद में ऊपर की तरफ गया और इसने ये हाई बनाया। ये हाई बनाने के बाद में मिड पॉइंट कौन सा बना, मिड पॉइंट इसका ये बना। ये बनने के बाद में क्या ये नीचे को ब्रेक डाउन हुआ, नहीं हुआ। यानी कि जो डाउ थ्योरी अपर अप ट्रेंड में है वो लगातार चल रही है। उसके बाद में फिर इसका हाई कहां बना, इसका हाई यहां बना, ये कंसोलिडेशन में आया। मिड पॉइंट कौन सा बना, मिड पॉइंट हमारा इसके बाद में दिस वाज द मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को ब्रेक डाउन करने से पहले ये ऊपर की तरफ चला गया। तो यहां पर डाउ थ्योरी अभी तक नीचे की तरफ को नहीं टूटी। उसके बाद में फर्दर इसने नया हाई बनाया, इट वाज द न्यू हाई, इट केम इन कंसोलिडेशन वंस अगेन। इसने मिड पॉइंट ये बनाया, लेकिन नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन ये भी नहीं हुआ। तो कंटिन्यूएशन है अभी तक। उसके बाद में फिर से यहां पर अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड यहां पर ये आया और फिर से कंसोलिडेशन आया और जो मिड पॉइंट था नया हाई बनाने से पहले ये भी नीचे को ब्रेक डाउन नहीं हुआ। फर्दर यहां पर सेम सिचुएशन आई, ध्यान से समझना, इट मेड अ न्यू हाई हियर। और यहां पर जब इसने न्यू हाई बनाया तो ये मिड पॉइंट था और यहां यहां पर हमें पेंसिल लेनी है, मैं इसको हटा देता हूं, इसको पेन लेना हमने। यहां इसको मिड पॉइंट बनाया लेकिन ये मिड पॉइंट यहां ब्रेक डाउन हो गया। सो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यहां पर अप ट्रेंड खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये फर्स्ट इंडिकेशन था। और ये फर्स्ट इंडिकेशन से पहले एक और इंडिकेशन इसने बनाया था, दिस पर्टिकुलर लेवल। यहां पर ये जो मिड पॉइंट था ये भी मिड पॉइंट हो गया है, खत्म हो गया। मैं इसको मिड पॉइंट क्यों मान रहा हूं, क्योंकि नीचे आने के बाद में सेम लेवल को टच करना, जब भी दो लेवल सेम लेवल पर टच होंगे यानी कि डबल टॉप होगा, चाहे वो छोटा सा डबल टॉप हो, उसके बीच का जो मिड पॉइंट है वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ये ब्रेक डाउन हुआ, सेकंड ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में फिर से ऊपर गया ये, क्योंकि ये छोटे साइज के लेवल्स थे। फिर से ऊपर गया, गैप अप के साथ ऊपर गया, बुद्धू बनाने के लिए ऊपर गया। आप ध्यान से समझो, सिर्फ एक सिंगल कैंडल है यहां पर जो इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद में लगातार नीचे आया। ये फेक सिग्नल था। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, जब भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट के बाद जो एक्सट्रीम लेवल बने ब्रेकआउट कैंडल की, जब तक उस एक्सट्रीम लेवल से आगे ट्रेड नहीं होता वो रियल ब्रेकआउट नहीं होता। मैं इस चीज को हमेशा बताता हूं, कई बार मैं इस चीज को निफ्टी के चार्ट्स को एनालाइज करते हुए बता चुका हूं। तो यहां पर दिस वाज नॉट द रियल ब्रेकआउट, क्योंकि इसके इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेड ही नहीं हुआ जो एक्सट्रीम लेवल था ब्रेकआउट वाली कैंडल का, इसलिए ये फेक कैंडल है। और ये हमारा लेवल बना, फिर नीचे आया और इसने इस लेवल को फिर से यहां पर ब्रेक डाउन दिया। उसके बाद में सेम लेवल पर आए और उसके बाद में फिर इसने यहां पर ब्रेक डाउन दिया। तो इस तरीके से पूरी तरीके
तरीके से जो डाउ थ्योरी के बेस पर यहां अप ट्रेंड चल रहा था, हायर हाई हायर लो, वन स्टेप फॉरवर्ड टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, टू स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैक, वो चीज यहां पर खत्म हो गई। तो कभी भी अगर लंबे तरीके से कोई स्टॉक लगातार रैली में चल रहा है, उसको जानने का तरीका मैंने आपको ये बता दिया है, ये हमेशा काम करता है। और नीचे की तरफ को अगर आए तो यहां पर अब पॉइंट क्या, अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा एक बहुत बड़ा सा रेसिस्टेंस इस पूरी रेंज में यहां पर ये बन गया है। ये दोबारा से ऊपर की तरफ को टूटता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन यहां अच्छी बात क्या है, अब क्या किया जाए, पॉइंट ये आता है। अच्छी बात ये है कि जो ये एक आपको ग्रुप नजर आ रहा है, बंच नजर आ रहा है ऑल ग्रीन कैंडल्स का, लगातार 6 ग्रीन कैंडल्स इन ए वेरी शॉर्ट रेंज, ये हमेशा एक अपसाइड के लिए इंडिकेशन होता है कि यहां से ऊपर की तरफ जाने वाला है। लेकिन यहां रेसिस्टेंस कहां आएगा, रेसिस्टेंस ये बड़ा सा रेसिस्टेंस है, ये वाला गैप, ये दिस गैप इज ए बिग बिग रेसिस्टेंस, ये जल्दी से टूटता हुआ नजर नहीं आता। एंड जब ये इस रेंज में वापस आ जाए, जो मैंने ये बड़ी सी रेंज ऊपर से ड्रॉ की हुई है, यहां पर वापस से निकलने का मौका है। अब ये उस सिचुएशन में है जब एक सॉलिड रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना बन जाए, या कप विद हैंडल पैटर्न ना बन जाए, या यहां पर ये बहुत लंबा सा टाइम स्पेंड करके जितना प्रॉफिट है उसको यहां पर कंसोलिडेट ना कर ले, एंड साथ में लगातार 2 क्वार्टर्स के जब तक हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स ना आ जाए। मैं प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू के ज्यादा नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, नेट प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां जब तक वो ना आ जाए, जैसे मैंने बताया कि रेवेन्यू तो बढ़ी लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, यहां रेवेन्यू बढ़ी लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, जब तक ये सब नहीं हो जाता तब तक हमें यहां से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। रेंज क्या है एग्जिट करने की, 690 से लेकर 720 तक, ये एक रेंज है, इस रेंज में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 कैंडल्स हैं ये अपने आप में इस बात को बताती है कि यहां से ऊपर जा सकता है, यहां से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से सीखते रहना, बिना सीखे इस दुनिया में कुछ होगा नहीं, बिना सीखे हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर काम करेंगे, लेकिन अगर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस करना अगर आ गया तो हम बहुत सारे केसेस में, इवन जो अच्छी कंपनी हैं, ग्रेट कंपनीज हैं, उनमें एक ही जगह पर अटके रहकर अपने टाइम को बेकार करके अपनी सीएजीआर को कम होने से बचा पाएंगे। अपनी सीएजीआर को बढ़ाना है, और बड़ी कंपनीज में अगर सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए या सेफ्टी के लिए अगर काम करना है, तब भी हमें यहां पर टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, बिना उसके हम अच्छी सीएजीआर नहीं कमा पाएंगे। सीखते रहिए, दोस्तों को फॉरवर्ड करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।